से आप अपनी जो है टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह जो आप सॉल्व कर सकें, इस तरह से हम थोड़ा सा इसको स्लो पेस में लेके जा रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जैसे आप देखेंगे ये एनटीबी में इंटर क्लास है, एनटीबी में इंटर क्लास का टॉपिक है। और इम्यून सिस्टम दोबारा से हम फर्स्ट ईयर को देखेंगे, ये जैसे कंप्लीट होगा फिनिश होगा तो हम इम्यून सिस्टम में आएंगे। ठीक है, इस तरह से तो आप इंटर क्लास में चैप्टर 1 जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। आज जो पहले पेज के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी सरफेस है उसके बारे में जैसे 4 पॉइंट्स हैं, जो आई थिंक एसटीबी में भी 4 पॉइंट्स वही सेम है और वही जो है सेम पॉइंट्स जो है एनटीबी मौजूद है। बट हमारे पीएमसी के सिलेबस में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मेन से स्टार्ट है। बाकी जैसे आप जैसे देखेंगे वो रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी थिन, मस्ट बी मॉइस्ट, डिफ्यूजन ग्रेडियंट मस्ट बी मेंटेन्ड। ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो एसटीबी में भी है एज वेल एज एनटीबी में है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जहाँ पे गैस एक्सचेंज, एक्चुअल गैस एक्सचेंज जहाँ पे होती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। तो उसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से जस्ट ओनली 4 प्रॉपर्टीज हैं, देख लेना। और बाय द वे सिलेबस में जैसे ये नहीं है, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन से अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताए कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे अगर हम जैसे देखें तो टर्म्स जैसे आपने याद किए होंगे कि एक इंटरनल रेस्पिरेशन होती है जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, एक जैसे होती है ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, जस्ट एयर का जो एटमॉस्फेयर से एयर जो लंग्स तक आए देन वापस जाए, ये वो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म जिससे वेंटिलेशन कहते हैं, समटाइम्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसी तरह से तीसरा टर्म जो है वो है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज एक लंग्स में भी होती है, जैसे आपको पता है एयर से जो एटमॉस्फेयर से हम एयर आती है वो जाहिर है लंग्स में आती है, लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हायर होती है और इसी तरह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जैसे लो होगी तो मीन्स वहां पे एक्सचेंज होगी। इसी तरह से ब्लड से जो वेरियस टिश्यूज पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो लंग्स तक आती है। तो लंग्स में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे सबसे पहले एयर में जो ऑक्सीजन ज्यादा थी कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, तो यानी ब्लड से लंग्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। देन जो है ब्रीदिंग, जब एक ब्रीदिंग के अंदर एक्सपायरेशन का अमल होगा, एक्सहेलेशन का अमल होगा, उसमें CO2 जैसे बाहर जाती है। जस्ट एक पॉइंट ये है जहां पे गैस एक्सचेंज होती है। दूसरी पॉइंट आप स्टूडेंट्स को पता है कि जब ये ब्लड के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी वेरियस टिश्यूज की तरफ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन जैसे टिश्यूज के हवाले से लोअर कंसंट्रेशन होगी, ब्लड में हायर, तो जो है ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज होगी। और इसी तरह से जो टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो ब्लड में। दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जैसे अगर जैसे ये देखें ये रिब है और ये दूसरी रिब है, रिब्स के दरमियान मसल्स हैं, मसल्स में एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जैसे ये डिवीजन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और उसके इनसाइड जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। अगेन यहाँ पे जैसे देखें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, ये रिब है ये भी रिब है, तो इसी तरह से ये देखें कि ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और इसी तरह से ये जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यानी एक्सटर्नल पोजीशन पे हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और ये क्या है, रिब्स है। तो यानी सिंपल वर्ड्स में क्या है, रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं उन्हें जनरली हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और फर्दर मसल्स की कैटेगरी में एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है। इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है। जब हम ब्रीदिंग की मैकेनिज्म पढ़ेंगे होपफुली तब आप ये टर्म इसको तब तक जहन में रखें कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। प्लस में एक और जैसे मसल की शीट है, आपको पता है उस मसल की शीट का यकीनन जैसे आपको नेम याद है डायाफ्रेम है। डायाफ्रेम क्या है, शीट ऑफ मसल दैट सेपरेट्स द थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने की मसल की जो शीट है उसे हम कहते हैं डायफ्रेम। तो यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रीदिंग मैकेनिज्म में मसल्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कौन सी मसल्स हैं, एक है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स का भी रोल है, प्लस में एक मसल की शीट दैट इज कॉल्ड द डायफ्रेम, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है।
इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ वेंटिलेशन होती रहती है। तो इसमें मसल्स का भी रोल है, किरदार है। कौन सी? एक है इंटरकोस्टल मसल्स, प्लस में डायफ्राम मसल्स। जब ब्रीदिंग मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे तब इनका डिटेल में फंक्शन नोट कर लेंगे। फिलहाल आप ये याद करेंगे कि जैसे हमारे लंग्स की क्या प्रोटेक्शन है, फ्रंट पे सिंगल बोन है, दैट इज कॉल्ड एज स्टर्नम। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, एक रिब केज बन जाता है। रिब्स के दरमियान मसल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। मसल्स जैसे एक एक्सटर्नल होती हैं और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। प्लस में मसल की शीट है थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने की, और उसे हम कहते हैं डायफ्रेम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायफ्रेम, उससे हम कहेंगे डायफ्रेम कहेंगे। मजीद जैसे इलस्ट्रेशन है, जैसे ये इंटरकोस्टल मसल्स की जो पोजीशन या लोकेशन है, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं। रिब्स के दरमियान जो मसल्स होंगी उन्हें हम कहेंगे इंटरकोस्टल मसल। एक होती है जिसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। ये फ्रंट की सिंगल बोन है, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम बोन है, और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। और प्लस में जैसे आपको पता है कि ये रिब्स लिंक होते हैं या अटैच होते हैं। किस तरह से लिंक होते हैं या अटैच होते हैं, या रिब केज कैसे बनता है? यकीनन जैसे रिब केज इस तरह से बनता है, जैसे ये देखें फ्रंट साइड पे जैसे स्टर्नम है, सिंगल बोन, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम है, स्टर्नम बोन है। और स्टर्नम बोन के बाद जैसे आप देखिए ये रिब केज है, रिब केज वापस आके, जैसे रिब केज ये वापस आके बैक बोन या वर्टिब्रल कॉलम के साथ इसका जो लिंक होता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जब लिंक होता है तो बीच में यकीनन एक स्पेस और केज लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसे हम कहते हैं रिब केज। इसी रिब केज के अंदर जैसे आप देखिए रिब केज है, बीच में ये इंटरकोस्टल मसल्स भी हैं, रिब्स हैं, फ्रंट पे ये स्टर्नम सिंगल बोन, और उसके बाद जैसे बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, तो एक केज लाइक स्ट्रक्चर जो बनती है उसके अंदर ये वेल प्रोटेक्टेड है। आवर लंग्स एंड हार्ट आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द रिब केज, स्टर्नम इनके अंदर जो है इस तरह से अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो बहरहाल अब हम फर्दर आते हैं एनटीबी की पॉइंट्स पे। प्रोटेक्शन के बाद जैसे फर्दर एनटीबी की पॉइंट्स, तो अब हम स्टार्ट लेते हैं कि अगर हमारे जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सबसे विजिबल पार्ट या बाहर जो बाहर नजर आता है वो है नोज है। जैसे आप सबको पता है कि नोज के अंदर जैसे नास्ट्रल्स ओपनिंग्स है, इन्हें नास्ट्रल्स कहते हैं। नास्ट्रल्स के जरिए जैसे एयर की जैसे हम ब्रीदिंग के दौरान जैसे इनहेल करते हैं, थ्रू नोज करते हैं। माउथ का काम जैसे है इंजेक्शन ऑफ फूड है। जैसे कभी कभार जैसे ब्रीदिंग जैसे हैवी एक्सरसाइज में कभी कभार जैसे माउथ के जरिए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन भी होती रहती है, बट इसके लिए प्रॉपरली या जो मेन पार्ट है वो नोज के जरिए जैसे एयर अंदर जाए। क्यों अंदर जाए, उसका रीजन क्या है? बिकॉज नोज के अंदर जो है पहले पहले पार्ट के अंदर जैसे हेयर्स भी मौजूद है। नोज के अंदर जैसे सेंसरी इन नेचर, जैसे सेंसरी इन नेचर स्मेल के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। किस तरह की जैसे एयर है उसमें कौन सी स्मेल है ये भी पार्ट होता है। एज वेल एज जैसे म्यूकस भी मौजूद होती है, कोई माइक्रोब्स है, डस्ट पार्टिकल है, उनको ट्रैप करना, ताकि ये सारी एयर जो है फिल्टर होके देन जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए। इस वजह से नोज के जरिए जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं या इनहेलेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि नोज के अंदर जैसे हेयर्स भी मौजूद है, म्यूकस भी मौजूद है, नेजल मेज भी मौजूद है, जिसमें एयर की जो टेम्परेचर के हवाले से आइदर थोड़ी सी जो है वार्म एयर कूल हो सकती है या कूल एयर वार्म भी हो सकती है। ये वाई बिकॉज ऑफ दिस, इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज भी है, तो ये सारी चीजें नोज के जरिए जब ये पास होगी तो एयर तो बेहतर होगा। तो इसी तरह से सबसे पहले जो विजिबल पार्ट है नोज के बारे में, ये एनटीबी में टॉपिक है फर्स्ट टाइम, एसटीबी में कभी भी नहीं था। द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि इसके बाद जो है बाकी दूसरे जितने भी पार्ट हैं जैसे नेजल केविटी अंदर है विजिबल नहीं है, और उसके बाद इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रांक्यूल, अल्वियोलाई, ये सारे इनविजिबल है, नजर नहीं आते, इंटरनली मौजूद हैं। सो ह्यूमन नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। जैसे आप सबको पता है कि ये बोन है और टिप पे जैसे है ये कार्टिलेज है। टिप पे, नोज की टिप पे जो फ्लेक्सिबल पार्ट है ये कार्टिलेज है, फ्लेक्सिबल पार्ट दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। अदरवाइज यहाँ पे बोन्स भी मौजूद है, प्लस में फैटी टिश्यूज है। ये जनरल कंपोजिशन है, बोन्स, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। एक्सटर्नल ओपनिंग और नोज आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रल्स। आप सबको पता है जैसे राइट नॉस्ट्रल, लेफ्ट नॉस्ट्रल। नॉस्ट्रल्स के लिए एक अनदर टर्म भी यूज होता है नियर्स, जो एसटीबी में इस्तेमाल किया गया है, नियर्स, NERES सिंगुलर प्लूरल।
द इनर हालो स्पेसेस आर कॉल्ड द नेजल कैविटीज। जैसे आपको पता है कि ये तो जस्ट नोज, इसका ओपनिंग नॉस्ट्रल्स है, बट अंदर जो है इसमें एक स्पेस और गैप मौजूद है जिसे कहते हैं नेजल कैविटी। कैविटी लफ्ज की मीनिंग ये होती है गैप है या स्पेस है। नेजल रेफर्स टू नोज, यानी नोज एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग, उसके बाद ये कैविटी है, और इस कैविटी के अंदर जैसे पास एयर पास होने के बाद देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स आएंगे, देन जो फेरिंक्स है। कैविटी नेजल कैविटी जिसे नेजल मेज भी कहते हैं, नेजल मेज, MAZE मेज। नेजल मेज की मीनिंग होती है कोई स्ट्रेट जिस तरह से ओपनिंग नहीं है, बट इस तरह से जो आगे पीछे इस तरह से मेनी डायरेक्शन है जिगजैग मैनर में, या जैसे कहें कि कोई सीधा स्ट्रेट लाइनिंग नहीं है, तो उसे हम कहते हैं नेजल मेज, नेजल मेज। देयर आर टू नेजल कैविटीज पार्टीशनड बाय नेजल सेप्टम। जैसे यू नो वेरी वेल, जैसे नोज जैसे जस्ट एक ओपनिंग है, तो आपको पता है कि नोज ओपनिंग है, बट ये नॉस्ट्रल्स हो गई। नॉस्ट्रल्स के बाद जैसे देखेंगे हर एक का पाथ या रास्ता अलग है, बीच में पार्टीशन आ जाती है, तो इस पार्टीशन को कहते हैं सेप्टम कहते हैं। सेप्टम बाय द वे हमने हार्ट के अंदर भी पढ़ा था, सेप्टम जस्ट पार्टीशन होती है, पार्टीशन के लिए लफ्ज सेप्टम इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नोज का एक राइट साइड हो गया, दूसरा लेफ्ट साइड हो गया, तो इसे हम कहते हैं नेजल सेप्टम। वर्ड एड होता है नेजल, नेजल रेफर्स टू नोज, यानी नोज के दरमियान जैसे बीच में सेंटर में जैसे एक पार्टीशन मौजूद है, उससे हम कहते हैं नेजल सेप्टम कहते हैं, जो एक पार्ट है नेजल बोन का। एंटीरियर पार्ट्स ऑफ द नेजल कैविटीज नियर द नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया आएगा, तो वही पाथवे बताया गया, नथिंग बट। फेरेंक्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हम बात कर रहे हैं कि इट इज कॉमन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एयर एंड फूड इस जगह पे कॉमन दोनों जगहों में। और इसके 3 सेक्शन है, एक है नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंगोफेरेंक्स। बायोलॉजिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस के अंदर ऐसे कंपाउंड वर्ड होते हैं, इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। नेजोफेरेंक्स, नेजो रेफर्स टू नोज, नेजल कैविटी, नोज। ओरोफेरेंक्स, ओरो रेफर्स टू ओरल, यानी माउथ वाला रीजन है, माउथ कैविटी। लैरिंगो, लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंग्स। तो अब ये 3 जो सेक्शन कहाँ पे होते हैं, बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे आप देखें ये एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आप जैसे देखें ये पार्ट है, जैसे माउथ है, टीथ है, माउथ है, तो माउथ है, ये सॉफ्ट पैलेट मौजूद है, सॉफ्ट पैलेट, यकीनन इस जगह पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स होती हैं, तो ये माउथ सॉफ्ट पैलेट, तो माउथ के जरिए जैसे फूड आता है, तो ये पार्ट होता है, इससे हम कहेंगे फेरिंक्स कहते हैं। तो फेरिंक्स कहते हैं उसके जो 3 सेक्शन, जैसे पहला सेक्शन है नेजोफेरिंक्स, नेजो रेफर्स टू नोज। तो आप यकीनन देख रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स है, और ये नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स, उसके बाद ये जो सेक्शन है इसे कहेंगे नेजोफेरिंक्स। नेजो रेफर्स टू नेजल और नोज, नेजल कैविटी नोज उसका पार्ट। ओरोफेरिंक्स, जैसे ओरो रेफर्स टू माउथ, यानी माउथ सेक्शन है, उसमें फूड च्यू करेंगे तो ये भी यहाँ से पास होगा, तो फेरिंक्स रीजन में, तो इस सेक्शन को कहेंगे ओरोफेरिंक्स। ओरो रेफर्स टू माउथ। इसी तरह से तीसरा सेक्शन होगा फेरिंक्स का लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगो रेफर्स टू लैरिंग्स। यकीनन जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हवाले से लैरिंग्स होगा। तो ये ब्लू कलर का जो मार्किंग है या शेड है, निशान है, ये लैरिंगोफेरिंक्स है, ये नेजोफेरिंक्स है, ये ओरोफेरिंक्स है। तो फेरिंक्स ओवरऑल ये सेक्शन, सारा जो सेक्शन जो है फेरिंक्स का रीजन है, जिसमें नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स है। कोई डिटेल फर्दर नहीं है, 3 सेक्शन याद करने, कोई लोकेशन भी आपको याद नहीं करनी है, जस्ट क्रैमिंग करनी है, मेमोराइजेशन करना है कि लाइक लैरिंक्स की जो है 3 सेक्शन है, जिसमें नंबर 1 जैसे नेजोफेरिंक्स, नंबर 2 ओरोफेरिंक्स, नंबर 3 जो है लैरिंगोफेरिंक्स, नंबर 3 इज लैरिंगोफेरिंक्स। तो ये 3 पार्ट सेक्शन याद कर लिए हैं आपने, जस्ट नेम याद करने। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं हम लैरिंक्स पार्ट पे। जैसे आपको पता है लैरिंक्स को आमतौर पे वॉइस बॉक्स कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। वॉइस बॉक्स नथिंग बट जैसे लैरिंक्स के अंदर क्या होता है, जैसे यू नो वेरी वेल कि जैसे एपिग्लॉटिस की मैकेनिज्म आपने जैसे पढ़ी होगी, जैसे एपिग्लॉटिस डाउनवर्ड
होता है, पुश हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, किसके ऊपर? गिलाटिस के ऊपर। गिलाटिस क्या है? गिलाटिस इज नथिंग बट एक ओपनिंग है, जस्ट एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग को हम कहेंगे, ये गिलाटिस कहते हैं। ओपनिंग इज कॉल्ड गिलाटिस। ये ओपनिंग कैसे बनता है? ये वोकल कार्ड्स होती हैं, दो वोकल कार्ड्स हैं, फोल्ड्स हैं, इनके दरमियान जो ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे ये गिलाटिस है। इस ओपनिंग के बाद जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप स्टार्ट होता है, इस ओपनिंग के बाद ट्रेकिया और विंड पाइप स्टार्ट होता है, और इस जस्ट ओपनिंग को हम कहेंगे गिलाटिस कहेंगे। ये ओपनिंग कैसे बनता है? दो वोकल कार्ड्स हैं, लैरिंग्स पार्ट नथिंग बट दो वोकल कार्ड्स है, उनके दरमियान स्पेस और गैप है, इसे हम कहते हैं, इस स्पेस और गैप को कहेंगे गिलाटिस कहेंगे। और गिलाटिस लीड्स इनटू ट्रेकिया, गिलाटिस के बाद ट्रेकिया आता है। ये पार्ट है, जैसे इस पार्ट को हम जैसे लैरिंग्स कह रहे हैं, लैरिंग्स दैट इज कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स, नथिंग बट उसके अंदर दो वोकल कार्ड्स होती हैं, दो वोकल कार्ड्स होती हैं, उन वोकल कार्ड्स के दरमियान जो गैप बना है, इसे हम कहेंगे गिलाटिस कहेंगे। एंड गिलाटिस लीड्स इनटू ट्रेकिया, गिलाटिस लीड्स इनटू ट्रेकिया। तो गिलाटिस आगे कहा जाएगा, यकीनन जो है उसका विंड पाइप और ट्रेकिया का रिलेशनशिप है। तो लैरिंग्स इज एनलार्जमेंट इन द एयरवेज एट द टॉप ऑफ द ट्रेकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। जैसे लोकेशन है, लोकेशन बताइए इनलार्जमेंट ऑफ द एयरवेज। जैसे आपको पता है लैरिंग्स इनलार्जमेंट ऑफ, जैसे ये पार्ट आपने देखा ना कि ये लैरिंग ट्रेकिया के टॉप पे जो पार्ट है थोड़ा सा वाइड है, इलार्ज है, तो इस वाइड पार्ट को, इलार्ज पार्ट को कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स नथिंग बट उसके अंदर दो वोकल कार्ड्स होती है, इनके दरमियान स्पेस या गैप होता है, उसे हम कहेंगे गिलाटिस कहते हैं। ये गिलाटिस हो गया और ये हो गई वोकल कार्ड्स हो गए, दो वोकल कार्ड्स, उनके दरमियान स्पेस और गैप है, दैट इज कॉल्ड गिलाटिस। इस वजह से ये हम कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो ओपनिंग है, सुराख है, उसे हम कहते हैं गिलाटिस कहते हैं। गिलाटिस लीड्स इनटू ट्रेकिया, और ये दो वोकल कार्ड्स होती है। लैरिंग्स थोड़ा समवॉट इनलार्ज पार्ट है, enlargement of the airways in the top of the trachea and below the pharynx. Larynx is composed of muscles and cartilage. One of the cartilage is the epiglottis. जैसे आपको पता है कि epiglottis की मैकेनिज्म हमने पढ़ी है कि किस तरह से जब ये डाउन होता है तो गिलाटिस ओपनिंग जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का उसको क्लोज कर देता है। दिस स्ट्रक्चर यूजुअली स्टैंड्स अपराइट, हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है एपिग्लाटिस, या अपराइट पोजीशन होता है। वाई? बिकॉज हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन ही रखना है ताकि उसमें हमारी ब्रीदिंग होती रहे, एयर अंदर जाती रहे, इस वजह से जैसे हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है। सवाई जैसे सवाल्विंग मैकेनिज्म होती है तो उसमें ये डाउन होता है, अदरवाइज एलिवेटेड पोजीशन में होता है। सो अपराइट अलाउस एयर टू एंटर इनटू द लैरिंक्स, इस वजह से अपराइट होता है ताकि इसमें जो से एयर दाखिल होती रहे। ड्यूरिंग सवाल्विंग हाउएवर लैरिंक्स इज रेज्ड, लैरिंक्स रेज होती है, एपिग्लाटिस नहीं, लैरिंक्स थोड़ी सी रेज होती है और एपिग्लाटिस डाउन होता है। लैरिंक्स इज रेज्ड एंड एपिग्लाटिस इज प्रेस्ड डाउनवर्ड, लैरिंक्स इज रेज्ड एंड एपिग्लाटिस इज प्रेस्ड। एपिग्लाटिस जब प्रेस होगा लैरिंक्स रेज हो जाएगी, एपिग्लाटिस प्रेस हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या होगी? यकीनन जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ओपनिंग जैसे क्लोज हो जाएगी, डाइजेस्टिव ट्यूब खुल जाएगा और फूड जो है इसोफेगस में जाएगा। एज अ रिजल्ट एपिग्लाटिस पार्शियली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द लैरिंक्स एंड फ्रॉम एंटरिंग द एयर पैसेजवे। तो एपिग्लाटिस गिलाटिस के ऊपर आया तो इसका मतलब ये हुआ अदर वर्ड्स में कि जैसे फूड या लिक्विड है कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए, वो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट इसोफेगस ओपन हो जाए और फूड चला जाए इसोफेगस के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्यूब में अदर देन एयर अगर कोई भी चीज आती है, चाहे एक छोटा सा वाटर का ड्रॉप ही क्यों ना हो, तो कफिंग रिफ्लेक्स के जरिए वो वाटर का ड्रॉप भी है वो भी कफिंग रिफ्लेक्स के जरिए आइदर फेरिंग्स पार्ट में जाएगा और देन जो है फेरिंग्स के बाद जैसे इसोफेगस में चला जाएगा, या कफिंग के जरिए जो माउथ के जरिए वो चीज बाहर आ जाती है। कभी कभार जैसे हमें खाते वक्त अगर ऐसी चीज होती है, खाते वक्त अचानक कोई खाने का छोटा सा पीस या पानी का कोई ड्रॉपलेट भी आता है तो एक कफिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि सवाई एयर के अलावा कोई भी चीज जैसे अलाउ नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो ये एपिग्लाटिस अगर सही तौर पे प्रेस नहीं होगा ना तो मीन्स ये चीज हो सकती है। जैसे तो इस हवाले से नेचुरली एपिग्लाटिस हमेशा एलिवेटेड पोजीशन में होता है, डाउनवर्ड तब होगा जब हम सवाल वो करेंगे, कोई चीज निगलेंगे खाएंगे तब होगा। सो द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज कॉल्ड एज गिलाटिस। जैसे अभी हमने पढ़ा है जस्ट जो ओपनिंग है सुराख है, उससे हम कहेंगे जैसे गिलाटिस कहेंगे। जैसे ये
आपने देखा कि ये वोकल कार्ड्स हैं, वोकल कार्ड्स के दरमियान जो ये ओपनिंग बना है, इस ओपनिंग को हम कहेंगे ग्लाटिस कहेंगे। ग्लाटिस के बाद जैसे आगे जो है इट लीड्स इनटू स्ट्रेट ट्यूब दैट इज कॉल्ड द ट्रेकिया और विंड पाइप। ट्रेकिया के लिए एक अनदर टर्म भी यूज होता है विंड पाइप। जैसे आपने ये देखा कि आपके पास ऐसे इलस्ट्रेशन भी मौजूद है, ये लैरिंक्स सेक्शन है और लैरिंक्स के बाद ये ट्रेकिया स्टार्ट हुआ और ये एपिग्लाटिस का सेक्शन है जो ग्लाटिस को जैसे क्लोज करता है ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सवाए जैसे फूड के अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर के अलावा फूड वगैरह पास ना हो। हमने ये भी मैकेनिज्म जैसे पढ़ी, आप स्टूडेंट्स को याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जैसे एपिग्लाटिस जो अप होता है या एलिवेटेड पोजीशन में होता है तो इसका मतलब है ग्लाटिस जो है हमेशा ओपन होगी, तो ये ग्लाटिस ओपन होगी। बट जब एपिग्लाटिस डाउन होता है तो आपने देखा कि ये ग्लाटिस जो है ये क्लोज हो जाएगी, ग्लाटिस क्लोज हो जाएगी और जो बोलस होगा वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। आपके पास ऐसी इलस्ट्रेशंस मौजूद हैं, यकीनन आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ट्रेकिया और द विंड पाइप। ट्रेकिया और विंड पाइप यू नो वेरी वेल, जैसे अभी हमने लैरिंग्स के पार्ट के में पढ़ा है कि ये थोड़ा सा इनलार्ज पार्ट है, वाइडर पार्ट है। बाकी जैसे आप देखें ट्रेकिया जो है समवाट जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो छोटा थोड़ा सा सेक्शन है। ये एपिग्लाटिस है, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स के अंदर यकीनन यहाँ पे जो वोकल कार्ड्स हैं, वोकल कार्ड्स के दरमियान जो स्पेस था, गैप था, ओपनिंग बना, उसे हम कहेंगे ग्लाटिस। और ग्लाटिस के बाद ये ट्रेकिया कंटिन्यूस है। चेस्ट के अंदर तकरीबन 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, यानी ये जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, लाइंस नजर आ रही हैं, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं इस स्ट्रेट ट्यूब के इर्द गिर्द। तो इसे हम कहेंगे ट्रेकिया कहेंगे और विंड पाइप कहेंगे। जैसे आपको पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसोफेगस पार्ट वो भी थोरेसिक कैविटी के अंदर जैसे पास होता है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है जिसका नेम है ट्रेकिया, विंड पाइप है, वो भी दोनों साथ होते हैं। जैसे ये जो ट्रेकिया की सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग है और उसके बैक साइड पे यकीनन जैसे इसोफेगस मौजूद है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं किसके इर्द गिर्द, यकीनन है कि जैसे पाइप जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है तो उसे हम कहते हैं सिंपली विंड पाइप कहते हैं या ट्रेकिया कहते हैं। बैक साइड पे क्या मौजूद है, बैक साइड पे इसोफेगस मौजूद है। ये है सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स ट्रेकिया की। सो इट इज मेम्ब्रेनस ट्यूब, यानी ये ट्यूब है, जस्ट एक ट्यूब है, जस्ट थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी तक ये एक ट्रेकिया ट्यूब है। इट कंसिस्ट ऑफ रेगुलर टिश्यूज ऑफ स्मूथ मसल reinforced with 15 to 20 C-shaped pieces of the cartilage. कार्टिलेज की ऐसी सी शेप रिंग्स हैं जिनकी तादाद 15 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं। एसटीबी में जैसे ये जो है नंबर या तादाद पहले नहीं था, एनटीबी में तादाद या नंबर आया है, तो ये ऐसे टोकन टाइप सवाल है जो यकीनन याद करेंगे। सी शेप्ड क्यों बनती हैं रिंग्स, वाई बिकॉज बैक साइड पे सपोर्ट किसकी है, जैसे इसोफेगस की है, फ्रंट साइड पे जैसे आपको पता है कि इसमें जो है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स होनी चाहिए ताकि ये कोलैप्स ना हो सके ब्रीदिंग मैकेनिज्म के दौरान, इस वजह से कार्टिलेजिनियस सी शेप्ड रिंग्स हैं। कोई डिटेल फर्दर नहीं है, आपको जस्ट 2 ही पॉइंट्स याद करनी है। तादाद कितनी है सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स की, जिनका तादाद है 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस रिंग्स। इसी तरह से ट्रेकिया फर्दर डिवाइड हो जाती है या बाइफर्केट हो जाती है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है जिसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रांकस कहेंगे। जैसे ये ट्रेकिया और विंड पाइप, ट्रेकिया और विंड पाइप है, ट्रेकिया और विंड पाइप है। तो ट्रेकिया और विंड पाइप जैसे आप देखें, ये ट्रेकिया और विंड पाइप, ये था लैरिंग्स पार्ट था, ये एपिग्लाटिस है, लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अंदर जो ओपनिंग था उसे हम कहेंगे ग्लाटिस, ये पार्ट था ट्रेकिया था। ट्रेकिया फौरन 2 हिस्सों में जैसे डिवाइड हुआ है, 2 ट्यूब बने जिन्हें हम कहेंगे हर ट्यूब को कहेंगे ब्रांकस। ब्रांकस सिंगुलर, प्लूरल है ब्रांकाई, प्लूरल ब्रांकाई 2 है जिसे डिवाइड हो जाएंगे, एक राइट लंग में और दूसरा लेफ्ट लंग में। तो ब्रांकस एंड ब्रांक्यूल एनटीबी की हेडिंग है। ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड प्राइमरी ब्रांकाई, जस्ट ब्रांकस भी कहते हैं या प्राइमरी ब्रांकस कहते हैं। जैसे आपने देखा कि ये ट्रेकिया और विंड पाइप है, उसमें जैसे पहला जो ट्यूब है स्मॉलर ट्यूब, इससे यकीनन ट्रेकिया से डायमीटर कम है, राइट लंग और लेफ्ट लंग में जो दाखिल चीज ट्यूब दाखिल होता है उसे हम कहेंगे प्राइमरी ब्रांकस कहेंगे। प्राइमरी ब्रांकस के अंदर फर्दर और छोटे ट्यूब बनेंगे, ब्रांचेस होंगी बनेगी, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्रांकस। सेकेंडरी ब्रांकस का तादाद जैसे
आप देखेंगे कि जैसे सेकेंडरी ब्रांकस राइट लंग के अंदर 3 तादाद है, जैसे ये सेकेंडरी ब्रांकस है, ये सेकेंडरी ब्रांकस है, ये सेकेंडरी ब्रांकस है। सेकेंडरी ब्रांकाई की तादाद राइट लंग के अंदर 3 होता है, और लेफ्ट लंग के अंदर आप जैसे ग्रीन शेड के अंदर आप जैसे देख रहे हैं ये इनकी तादाद 2 होती है। लेफ्ट लंग के अंदर जो है सेकेंडरी ब्रांकाई की तादाद लेफ्ट लंग के अंदर ओनली 2 है, और राइट लंग के अंदर 3 है। एनटीबी की ये पॉइंट्स भी हैं। Primary bronchi divide into secondary bronchi within each lung, and there are 2 secondary bronchi in the left lung, 2 secondary bronchi in the left lung, and 3 bronchi in the right lung, and जो है 3 in the right lung। टोकन टाइप के सवाल होते हैं, उसमें 2 है, इसमें 3 है, ये याद करने। लोकेशन जैसे आपने देखी, पोजीशन देखी क्या है कि जैसे आपने देखा कि ये तो जस्ट ब्रांकस है, प्राइमरी ब्रांकस और जस्ट ब्रांकस, उसमें ये सेकेंडरी ब्रांकस। राइट लंग के अंदर 3 सेकेंडरी ब्रांकस हैं, और लेफ्ट लंग के अंदर जैसे देखेंगे 2 सेकेंडरी ब्रांकस है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंडरी ब्रांकाई गिव राइज टू टर्शरी ब्रांकाई, यानी आहिस्ता आहिस्ता इनकी डायमीटर छोटा होता जाएगा। जैसे प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस, यकीनन इनका डायमीटर साइज छोटी होती जाएगी और तादाद ज्यादा होती जाएगी, तो उसे हम कहेंगे टर्शरी ब्रांकाई। ब्रांकाई कंटिन्यू टू ब्रांच गिविंग राइज टू ब्रांक्यूल। जिसे आप सीरीज याद करेंगे, जैसे पहली सीरीज के अंदर आपने जैसे ट्रेकिया और विंड पाइप देखा, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जैसे आपने ब्रांकस देखा, राइट लंग में, लेफ्ट लंग में ब्रांकस क्या है, ब्रांकस में जैसे जिसे प्राइमरी ब्रांकस भी कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ब्रांकाई, सेकेंडरी ब्रांकाई, और सेकेंडरी ब्रांकाई के बाद टर्शरी ब्रांकाई, टर्शरी ब्रांकाई, यानी डायमीटर भी छोटा होता जाएगा और तादाद ज्यादा होती जाएगी। टर्शरी ब्रांकाई के बाद फाइनली जैसे ब्रांक्यूल है, आगे जो ब्रांक्यूल है, ब्रांक्यूल के बाद फर्दर और भी टर्म्स हैं जो आई थिंक हम कल ही पढ़ेंगे, अब आज के दिन के हवाले से टाइम थोड़ा कम है। तो ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शरी ब्रांकस और ब्रांकाई, और फाइनली जैसे ब्रांक्यूल्स है। ठीक है, टर्शरी ब्रांकाई कंटिन्यू टू ब्रांच फाइनली गिविंग राइज ब्रांक्यूल्स व्हिच आर लेस देन 1 mm इन डायमीटर। तो जैसे देखें यहाँ का डायमीटर ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी ब्रांचेस बनती गई, ब्रांचेस बन गई, तो ये इनका डायमीटर भी कम हुआ और तादाद ज्यादा होती गई। इस तरह से जो है टर्शरी जैसे ब्रांकाई, उसके बाद ब्रांक्यूल, और इस तरह से ये सारी डिवीजन होती है। तो होपफुली आपने इसको समझ लिया होगा कि जैसे ये जो है ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकस और प्राइमरी ब्रोंकस, उसके बाद ये सेकेंडरी, सेकेंडरी में टर्शरी, टर्शरी में फर्दर ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल की ठीक है। बारिश आ गई है उमरकोट के अंदर, इट्स रेनिंग हियर फर्स्ट टाइम, तो बहुत खुशी का वाली बारिश हो तो बेहतर। थोड़ी सी एक चीज पढ़ते हैं, उसके बाद फिजिक्स की क्लास होगी। तो बहरहाल ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, और ये इसोफेगस, इसके बैक साइड पे ये इसोफेगस की इलस्ट्रेशन दिखाई गई है। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, बट यहाँ पे जैसे देखिए ये कार्टिलेज नहीं है, ये ओनली सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस रिंग की आपको लोकेशन देखनी थी। और दूसरी चीज जैसे लंग्स के हवाले से है, लंग्स के हवाले से जैसे आप पार्टीशन देखेंगे थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी के दरमियान, ये जो है डायफ्रेम है, और ये जैसे आपको पता है स्ट्रेट ट्यूब इसका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ये प्राइमरी ब्रांकस और जस्ट ब्रांकस है, और उसके बाद जैसे सेकेंडरी ब्रांकस है, सेकेंडरी ब्रांकस में और मजीद थिन ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्शरी ब्रांकस, देन ब्रांक्यूल, ब्रांक्यूल के बाद फाइनली जो है अल्वियोलस, जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। एक्चुअल गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस हियर इन अल्वियोलाई, एक्चुअल गैस एक्सचेंज जो है अल्वियोलाई में होती है। अगेन जैसे देख, हाँ बस खत्म करना, फिनिश करूंगा बस, ये पढ़ाए हुए जो डायग्राम थोड़ी देर करेंगे, पढ़ाएंगे तो नहीं कर। लैरिंग्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया के बाद जैसे ये प्राइमरी ब्रांकाई है या ब्रांकस है, उसके बाद जैसे आप देखें ये सेकेंडरी ब्रांकाई है, और फाइनली छोटा डायमीटर हुआ उसे हम कहेंगे ब्रांक्यूल कहेंगे। ब्रांक्यूल के बाद फाइनली जैसे क्या होगा, यकीनन फाइनली जैसे आगे आएंगी अल्वियोलाई आएंगी, जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज है, जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। तो अगेन जैसे इलस्ट्रेशन है, ये फाइनली जैसे अल्वियोलस है,
ये सैकार बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम कहेंगे अल्व्यूलस कहेंगे, जहाँ पे एक्सचेंज गैस एक्सचेंज होती है। हर एक अल्व्यूलस के इर्द गिर्द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड कैपिलरीज उनका नेटवर्क होता है, और इस जगह पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होती है। यहाँ का इस स्ट्रक्चर का जैसे आप देखें, आपको याद होगा कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट बी मॉइस्ट, मस्ट बी थिन। थिन और मॉइस्ट होगी तो इन दोनों कंडीशन, और डिफ्यूजन ग्रेडियंट पहले से ही मेंटेन होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मेंटेन होगी तो ही गैस एक्सचेंज होगी। और लार्ज सरफेस एरिया इन रिलेशन टू वॉल्यूम, ये सारी चीजें इस जगह पे, यानी ये जो अल्वियुलस होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है जहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज का अमल होता है। तो बाकी हम जैसे कल पढ़ेंगे, अब सर मुमताज साहब की मर्जी है कि फिजिक्स